नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांसलेशन एंड स्पेशल प्रोविजन का आर्टिकल 374 देखेंगे। इसका एक बेसिक सा आइडिया लेंगे क्या है इस आर्टिकल में, क्या बताया गया है। तो देखो क्या है आर्टिकल। प्रोविजन एज टू जज ऑफ द फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट कब थे? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जब हम आज़ाद हो गए थे 1947 में, तो हमें आज़ादी मिली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में। तो उससे पहले जो फेडरल कोर्ट थे, उससे पहले क्या थे? फेडरल कोर्ट थे। तो उन्हीं को फिर आगे क्या सुप्रीम कोर्ट माना गया। तो उनको बोला जाता है, जो पहले कोर्ट थे आज़ादी से पहले, उनको फेडरल कोर्ट बोला जाता है। एंड प्रोसीडिंग्स डिपेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट और बिफोर हिज मैजेस्टी इन काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस से पहले क्या बोलते थे? फेडरल कोर्ट बोलते थे। ठीक है, तो देखो इसमें थ्योरी पार्ट में क्या है। फर्स्ट क्लोज में, द जज ऑफ द फेडरल कोर्ट होल्डिंग ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the judge of the Supreme Court, and shall thereupon be entitled to such salary and allowances and to such right in respect to leave of absence and pension as are provided for under Article 125 in respect ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो इसमें ये क्या बात कर रहा है, जज हैं जो फेडरल कोर्ट के। जो फेडरल कोर्ट क्या था मैंने आपको बताया। तो उसमें जो जज बैठते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, भाई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या है, फेडरल कोर्ट उसमें बैठते थे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो उसके बाद क्या है, उनको हटाया नहीं जाएगा, वो कंटिन्यू रहेंगे। बस उस फेडरल कोर्ट को नाम दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। एक बात तो ये बोली जा रही है इसमें, भाई सिंपल सी बात है, जो फेडरल कोर्ट में जो जज थे वो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है उनके लिए भाई अब नाम चेंज हो गया तो नए जज आएंगे, ऐसा नहीं है। वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे, ये बात बोली जा रही है इसमें। और जो ये जजेस हैं, इनके जो सैलरी हैं, अलाउंसेज हैं, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, सच सैलरी अलाउंसेज हैं, वो आर्टिकल 125 में जो बताया गया उसके हिसाब से इनको दिए जाएंगे। उसके बाद है सेकंड क्लोज, all suits, appeal and proceedings civil or criminal pending in the federal court at the commencement of this constitution लागू होने से पहले फेडरल कोर्ट में जो भी ये केसेस पड़े थे, क्रिमिनल हो गया, सिविल केसेस हो गए, जो भी चीज पड़ी थी वहां पे, अपील पड़ी थी, उनका क्या होगा उसके बारे में है। commencement of this constitution shall stand removed to the supreme court and the supreme court shall have jurisdiction to hear and determine the same, and the judgments and order of the federal court delivered or made before the commencement of this constitution shall have the same force and effect as if they had been delivered or made by the सुप्रीम कोर्ट। ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि जो फेडरल कोर्ट में जो भी केसेस हैं, ये क्रिमिनल, सिविल और जो भी अपील्स हैं, वो ट्रांसफर हो जाएंगी कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट को। मतलब वो उसी में रहेंगे, वो नाम तो चेंज हो गया ना, तो ट्रांसफर होगी। वैसे रिटर्न में क्या है, वो ट्रांसफर हो गई सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट को सेम ज्यूरिसडिक्शन है पहले फेडरल कोर्ट के जैसा ही। तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, तो उस दिन से, मतलब उस दिन से पहले जो भी जजमेंट्स हैं, भाई ऐसा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले क्या है, फेडरल कोर्ट में जो भी जजमेंट्स वहां पे दी गई हैं, किसी को 1 साल की सजा दे दी, किसी को 2 साल की, किसी को 4 महीने की, तो वो सारी सजा क्या है, वो आगे कंटिन्यू रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई दोबारा अब सुप्रीम कोर्ट नाम चेंज हो गया है, वो केस वहां पे चले गए हैं, तो भाई ऐसा नहीं कि जो पहले जजमेंट दी हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। वो कंटिन्यू रहेंगी, उनकी जो सजा है वो कंटिन्यू रहेगी। तो उनको क्या है, वैलिड माना जाएगा, ये बात बोली जा रही है। यहाँ पे है ना, जजमेंट्स हैं, वो सारे ऑर्डर हैं फेडरल कोर्ट के, वो डिलीवर्ड एंड मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे ये इसने बात बोल दी ना कि वो जो भी जजमेंट्स वहाँ पे दिए गए हैं, जो भी चीज़ें सोल्व की गई हैं, जो भी जजमेंट हैं, जो भी ऑर्डर हैं, तो वो सारे क्या है, वैलिड रहेंगे। ऐसा नहीं किसी को 5 साल की सजा दी है तो ऐसा नहीं वो कैंसिल हो जाएगी, 1 साल की दी है वो कैंसिल नहीं होगी, वो आगे कंप्लीट होगी। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। दूसरा ये है, तो ये बोला गया इस सेकंड क्लॉज में। उसके बाद थर्ड क्लॉज, नथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल ऑपरेट टू इनवैलिडेट द एक्सरसाइज ऑफ jurisdiction by His Majesty in Council to dispose of appeals and petitions from or in respect of any judgment, decree or order of any court within the territory of India is so far as the exercise of such jurisdiction is authorized by law, and any order of His Majesty in Council made or any such appeal or petition after the commencement of this constitution shall for all purpose have effect as if it were an order or decree made by the Supreme Court in the exercise of the jurisdiction conferred on such court by this
कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इस थर्ड क्लोज में ना अपीलिंग अथॉरिटी की बात कर रहा है, इसमें ना अपीलिंग अथॉरिटी की बात कर रहा है। जो अपीलिंग अथॉरिटी जो है वो हिज मैजेस्टी के पास था पहले जब डोमिनियन थी इंडिया, या उससे पहले भी। तो वो सब भी उसका क्या होगा, वो सारी चीजें जो पहले थी उन सब का क्या होगा। अपीलिंग अथॉरिटी है, जो अपील का जो भी डिसीजन लिया गया उनका क्या होगा, उसके बारे में इसमें बोला गया। भाई सिंपल सी बात है ना, हिज मैजेस्टी ने मान लो कोई ऑर्डर दे दिया, कोई जजमेंट दे दिया भाई कॉन्स्टिट्यूशन, और उस टाइम पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। उससे पहले उन्होंने कोई भी जजमेंट दे दिया, हिज मैजेस्टी ने कोई भी अपील कर दी, और अपील कर भी दिया और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है। ऐसा नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो इम्प्लीमेंट भी हो गया और अपील भी कर दिया। भाई डिफरेंट केसेज है ना, डिफरेंट लोगों की दिक्कतें हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो हिज मैजेस्टी ने जो भी ऑर्डर किया अपील के ऊपर वो सब कंटिन्यू होगा। भाई किसी ने मान लो मैं हूँ, मेरा कोई केस है, मैंने अपील किया, उसके ऊपर हिज मैजेस्टी ने कोई ऑर्डर दे दिया कि भाई हाँ आपका केस ऐसे सोल्व होगा। किसी थर्ड पर्सन ने, सेकंड पर्सन ने कुछ अपील किया, भाई हमारी ये दिक्कत है, तो उन्होंने भाई अपना जो भी जजमेंट देना, जो भी ऑर्डर देना था वो दे दिया, और उस टाइम पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। तो फिर वो जो सारे उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, भाई जो भी उन्होंने जजमेंट दी हैं, तो उनका क्या होगा, वो कंटिन्यू रहेगी। ऐसा नहीं है वो जो अपील किया है, अपील के ऊपर भाई जो भी ऑर्डर आया है वो सारी क्या है वो वैलिड रहेंगी, वो कंटिन्यू रहेंगी, उनका जो भी काम होगा वो आगे किया जाएगा कंप्लीट। क्योंकि जो ये अपील पिटीशन है ना, ये पहले ही वहां पे गया हुआ था, फिर उन्होंने भाई ऑर्डर दे दिया, भाई जो भी जजमेंट देनी थी वहां पे सोल्व करने के लिए, वो उन्होंने अपना जो भी केस था वो हर एक पर्टिकुलर बंदे का भाई केस सोल्व करके दे दिया। अब क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हो गया तो ऐसा नहीं है उनको भाई अनवैलिड माना जाएगा, वो वैलिड रहेंगे, बिल्कुल वैलिड रहेगा। ठीक है, ये बात बोली जा रही है इसमें। उसके बाद है जी फोर्थ, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द अथॉरिटी फंक्शनिंग एज प्राइवी काउंसिल in a state specify in part B of the first schedule to entertain and dispose of appeals and petitions from or in respect of any judgment, degree or order of any court within that state shall cease, and all appeals and other proceedings pending before the said authority at such commencement shall be transferred to and disposed of by the सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले ही तो ये प्राइवी काउंसिल का क्या चीज है, ये क्या चीज होती थी। तो देखो भाई जब प्रिंसली स्टेट थे तो उस टाइम पे क्या है, ये प्राइवी काउंसिल का मतलब क्या है, पहली बात तो ये प्राइवी काउंसिल का मतलब है प्राइवेट काउंसिल। अभी ये किसका होता था, तो ये राजा लोगों के होते थे, जो प्रिंसली स्टेट थे उनके होते थे, उनके पास होते थे प्राइवी काउंसिल होते थे। तो ये सब तो अबोलिश हो गया कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद। तो इनका क्या, देखो जो ये पार्ट बी यहाँ पे बात कर रहा है ना फर्स्ट शेड्यूल, इसमें क्या है जो प्रिंसली स्टेट है उनके नाम है, उनके बारे में बताया गया है। हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर, मद्रास, मैसूर, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। तो उनका जो पावर है ये प्राइवेट काउंसिल का, जो प्रिवी काउंसिल आपने यहाँ पे पढ़ा, तो इनकी क्या ये पावर तो खत्म हो गई, उनका पावर भाई अब कुछ है नहीं, तो पावर खत्म हो गई। तो उस टाइम पे जो ये प्राइवेट काउंसिल, जो प्राइवेट कह सकते हैं हम, जो राजा के अंडर में होती थी ये, तो इसके पास जो भी केसेस हैं, अपील हैं पेंडिंग में, तो वो सारे क्या होंगे, वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे किसको, सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हो जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद जो ये फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोला गया ना, इसको ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे बोला गया ना, सच कमेंसमेंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू एंड डिस्पोज ऑफ बाय दी सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जो प्राइवेट काउंसिल थे वो तो क्या हो गए, वो खत्म हो गए, उनका तो अभी कोई है नहीं, जो भी प्रिंसिपल स्टेट थे उनके, तो वो किसको तो उनमें जो केसेस थे वो किसको ट्रांसफर होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद है फिफ्थ, फर्दर provisions may be made by parliament by law to give effect to the provisions of this article। देखो इसमें क्या है कि आगे जो भी लॉज के लिए कुछ भी करना है तो पार्लियामेंट लॉ बना के करेगी, या इस आर्टिकल के प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है इसमें। तो यही था आर्टिकल 374। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।